क्वेश्चन है राइट टू नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण के दो नाम आपको बोलना है। इसका पहला नाम अपन बोल सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है, जिसमें अपन प्रॉफिट निकालते हैं, जिसे हम लाभदायकता विश्लेषण बोलते हैं। और दूसरा होता है लिक्विडिटी एनालिसिस, जिसे हम तरलता विश्लेषण बोलते हैं। वित्तीय विश्लेषण के उपकरणों के नाम बताना, मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस हम किन किन तरीके से करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं उसके, उनके तरीकों के नाम बताना अपने को। ये 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, 2014, 2017 और 2020 में। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये 5 होते हैं ये। अब आपको ये बताना है कि ये मदें 2024 में आया था और ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये क्वेश्चन आजकल बार बार आ रहे हैं कि ये जो मदें हैं, जैसे पेटेंट है, फर्नीचर है और ट्रेड पेबल है, ये आइटम जो है वो किन मेन हेड और किस सब हेड में आती है बैलेंस शीट के। तो जो पेटेंट है वो नॉन करेंट एसेट्स होती है, जो सब हेड है इंटेंजिबल एसेट्स। फर्नीचर है जिसके मेन हेड है नॉन करेंट एसेट्स, फर्नीचर है जिसका मेन हेड है नॉन करेंट एसेट्स जो फिक्स एसेट्स में आती हैं। ट्रेड पेबल है करेंट लायबिलिटी में आती है, जो ट्रेड पेबल के अंडर में आती है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय विवरणों के उद्देश्यों का उल्लेख करिए। कोई 4 वित्तीय विश्लेषण किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। ये 4 बार आ चुका है, 2013, 2020, 2022, 2024। सबसे पहला है हेल्प स्टॉक होल्डर टू मेक फाइनेंशियल डिसीजन। स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल डिसीजन के लिए काम में आता है ये। हेल्प स्टॉक होल्डर टू इवैल्यू मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है ये बताने के लिए काम में आता है। हेल्प स्टॉक होल्डर टू कंपेयर अ कंपनी टू इंडस्ट्री पीयर्स, मतलब अपनी कंपनी को बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर करने के काम में आता है। हेल्प स्टॉक होल्डर टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट द कंपनी फ्यूचर, कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा, इस प्रोडक्शन के काम में भी आता है ये। हेल्प स्टॉक होल्डर टू डिसाइड हाउ टू यूज़ कंपनीज रिसोर्सेज, कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उनको किस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए, इसको देखने के भी ये काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विवरण की प्रकृति के कोई 2 बिंदु बताइए। 2024 में आया है और 2017 और 2022 में भी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होते हुए आया, लेकिन वही क्वेश्चन है राइट एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो अंडरस्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए, रिलेवेंट हो, आसानी से रिलायबल हो और कंपेरेबल हो, बाकी लोगों से हम आसानी से कंपेयर कर सके। कंपेरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट तो अब इस साल कोर्स में ही नहीं है, इसलिए वो अपन हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स कौन से होते हैं? तो नॉन कैश आइटम होते हैं डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश आइटम होता है। अमाउंटाइजेशन, मतलब गुडविल वगैरह जो रिटर्न ऑफ करते हैं उसको अमाउंटाइजेशन बोलते हैं। फिर स्टॉक का रखे रखे कम हो जाना जो होता है वो भी नॉन कैश आइटम होता है। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या उद्देश्य है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या महत्व है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब कंपनी के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और उसके जो ऑब्लिगेशंस हैं उसके बारे में जानकारी देना। टू प्रोवाइड अबाउट
अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो कैसा हो रहा है इसके बारे में जानकारी देना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग टर्म लोन, ये 2019 में आया है। और राइट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहले मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लोन के बारे में भी अपन बैलेंस शीट समझेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व अ कंपैरेटिव examination of companies financial statements including the income statements, balance sheet, cash flow statement analysis, assessing revenue, earning, assets, liability and cash flow to judge financial health of performance। वित्तीय विवरण का विश्लेषण में कंपनी के वित्तीय विवरणों की व्यापक जांच शामिल होती है, जिसमें आय विवरण, बैलेंस शीट जिसे चिट्ठा बोलते हैं, नगद प्रवाह विवरण शामिल होता है। विश्लेषण वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राजस्व, आय, संपत्ति, देनदारियों और नकदी प्रवाह का आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो फंड फ्लो का डिफरेंस, ये 2010 में आया है, ये अपन कैश फ्लो में कर चुके हैं। लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो भी अपन 2010 में आया है, ये भी अपन कैश फ्लो में कर चुके हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ये अब कोर्स में नहीं है इसलिए अपन नहीं करेंगे। एक्सप्लेन टू मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी अपन बात कर चुके हैं। कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, ये सब। फिर निम्नलिखित मदों को कंपनी के तुलन पत्र में किन शीर्षकों एवं शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्स पेबल और स्टॉक। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो शेयर होल्डर्स फंड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। बिल्स पेबल जो है उसका मेन हेड है करंट लायबिलिटी, जो ट्रेड पेबल में आता है। और स्टॉक जो होता है जो करंट असेट्स में आता है स्टॉक, और जो इन्वेंट्रीज हेडिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है जो 2014 में भी आया है और 2017 में भी आया है। इसमें पूछा है गुडविल, अनक्लेम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, सिक्योरिटी प्रीमियम और लूज टूल्स को कहाँ लिखेंगे। आइटम में आता है गुडविल, जो मेन हेड है उसका नॉन करंट असेट्स है और सब हेड है उसका फिक्स असेट्स। दूसरा अनक्लेम डिविडेंड, नॉन करंट बोरोइंग में आता है, अदर करंट लायबिलिटी में जो आता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर होल्डर फंड में आता है और सब हेड है उसका रिजर्व एंड सरप्लस। लूज टूल्स मेन हेड है उसका करंट असेट्स और इन्वेंट्री सब हेड है उसमें आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ मेन हेड्स विच आर शोड इन बैलेंस शीट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये पूछा है उन्होंने। फिर एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है व्हाट आइटम्स आर इंक्लूड अंडर द हेड ऑफ करंट असेट्स, लोन्स, इन सब हेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो अपन थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं। 2021 में आया है कंपनी की अधिनियम है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के चिट्ठे के भाग में समता दायित्व शीर्षक की मदों को किन किन मदों को लिखा जाता है, 2021 में आया है। कंपनी के बारे में पूछा है। ये देखिए 2013 के हिसाब से बैलेंस शीट है, इसमें आप देखिए सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, फिर इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सब आता है। फिर थर्ड नंबर पर आता है नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, टैक्स लाइबिलिटीज आती हैं और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती है। फिर करंट लाइबिलिटी में आते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग और ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है? ट्रेड पेबल में आप क्रेडिटर लिख सकते हैं, बिल्स पेबल लिख सकते हैं। फिर अपन असेट्स के बारे में बात करते हैं। तो असेट्स में आता है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, प्लांट हो गया, ये सब आता है। इंटेंजिबल असेट्स जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, ये सब आता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा काम जो वर्क इन प्रोग्रेस में है वो आता है इसके अंदर। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है इसके अंदर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नॉन करंट माना जाता है आजकल। फिर करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आता है, स्टॉक आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, कैश एंड इक्विवेलेंट आता है, शॉर्ट टर्म लोन आता है और अदर करंट असेट्स आता है। ये सब चीज़ें बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं, ये अभी अपन ने देखा है। अब इसमें इन्होंने एक बार पूछा है कि असेट्स बैलेंस शीट में कौन कौन सी होती है, उनका नाम लिखना है आपको। एक बार आपको लाइबिलिटीज़ का पूछा है, तो ये अपन लिख सकते हैं वहाँ से देखकर। अब इसके बाद आपको बैलेंस शीट के 8 जनरल फैक्ट्स पूछे 2016 में। तो इसमें क्या होता है, आपकी असेट्स की लिस्ट होती है। जब आप अपने असेट्स की लिस्ट बना लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उनको कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी करंट असेट्स है, कौन सी नॉन करंट असेट्स है। फिर आप लाइबिलिटीज़ की लिस्ट बनाते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं कि किस कैटेगरी में अपने को डालना है। फिर ऑनर्स इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, उसको कैलकुलेट करते हैं कि शेयर कैपिटल कितने की क्या है। फिर अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का क्या रूल होता है, असेट्स हमेशा लाइबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी के बराबर होती है। इसमें अपन नीचे एडिशनल नोट्स डालते हैं, नोट्स टू अकाउंट जिसे अपन बोलते हैं। और ये एश्योर कर लेना कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो सही है या नहीं, ये पूरा बैलेंस शीट को बनाते समय देखने वाले फैक्ट होते हैं। फिर 2014 में आया है कि कॉल्स इन एरियर्स किस कैटेगरी में आता है, किस हेड में आता है और किस सब हेड में आता है। कॉल्स इन एरियर्स हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, फॉरफीचर ऑफ शेयर हो गया, डिबेंचर सिंकिंग फंड हो गया और कंटेंजेंट लायबिलिटी हो गई। सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स जो शेयर होल्डर्स फंड में आता है और सब हेड है इसका शेयर कैपिटल। कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी में आता है और अदर करंट लायबिलिटी सब हेड में आता है। फॉरफिटेड शेयर शेयर होल्डर्स फंड में आता है और सब हेड है इसका सब्सक्राइब कैपिटल। डिबेंचर सिंकिंग फंड ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है और अदर आइटम्स के अंदर आता है ये। फिर कंटेंजेंट लायबिलिटी कंटेंजेंट लायबिलिटीज में ही आता है और अदर करंट लायबिलिटीज के हेड में आता है ये। फिर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है, 2013, 15, 20, 22 और 23। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लायबिलिटी बतानी है, लायबिलिटी नहीं सॉरी लिमिटेशन बतानी है, कमियां बतानी है। सबसे पहली कमी है ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर डिपेंड करता है, मतलब पुराना जो घटना घट चुकी है, पहले जो अपन कैलकुलेशंस कर चुके हैं उसको देखते हुए बनाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये जो बनाने वाले के पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करते हैं। कभी कभी उसका जजमेंट सही नहीं होता तो ये गड़बड़ हो जाते हैं। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स, इन्फ्लेशन होता है उसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता इनको बनाते समय। जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज, कई अकाउंटिंग पॉलिसीज का
को ध्यान में रखते हुए इसको बनाना पड़ता है, वो गड़बड़ वाला काम हो जाता है। कई ऐसी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं जो इसमें सही नहीं बैठती, मतलब उन पॉलिसीज के हिसाब से इसको नहीं भी बनाया जाता कई बार, और इसके अंदर इंटेंजिबल असेट्स को नहीं लिखा जाता। ये इनकी कमियां हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीट। ये 2013, 2015, 16, 19 और 24 में आया है। इनसे क्या फायदा होता है? सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अपन हिंदी में बोलते हैं विनियोग करने का निर्णय। मतलब इसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में वो सही है कि नहीं है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी, ये सब भी अपन इसके द्वारा देखते हैं। लैंडिंग डिसीजन, इसका मतलब होता है ऋण देने का निर्णय। बैंक और अन्य प्राधिकरण यह तय करने के लिए वित्तीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं कि किसी कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये फायदा होता है इससे। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन को अपन बोलते हैं हिंदी में संसाधन आवंटन। प्रबंधक वित्तीय विवरण विश्लेषण का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकता है कि संसाधनों का बजट का आवंटन कैसे किया जाए, और मतलब ये जो बजट है ये किस प्रकार से बनाया जाए। स्ट्रेंथ और वीकनेस, कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से अपन को पता चलती है। कंपेयरिंग टू कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स से जो कंपैरिजन है वो देखने के लिए प्रतिस्पर्धा से तुलना करना। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कंपनियों को उसके उद्योग में अन्य कंपनियों के साथ प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करता है। मतलब आप दूसरी कंपनियों से आराम से कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं।